आज हम फिर प्लेटो के अंतिम चरण पर आ गए हैं और प्लेटो की अभी तक हमने सारी उनके परिचय के बारे में देखा, उनके अनुसार लोक के बारे में बात की, प्रत्यय और विशेष के बारे में बात की, प्लेटो के ज्ञान के 3 प्रकार की बात करी, आत्मा की विशेषताओं की बात करी, सौंदर्य प्रत्यय के संदर्भ में उसकी बात करी, सौंदर्य विशेष के संदर्भ में बात करी। प्लेटो के अनुसार सौंदर्य में की चर्चा हमने की और प्लेटो के अनुसार सुंदरता की व्याख्या के 3 विशेषताएं हमने बताई और इसके बाद हमने सुंदरता के गुण के बारे में जिक्र किया। प्लेटो के अनुसार कला क्या है उसके बारे में हमने जाना और अनुकरण के सिद्धांत के बारे में जाना। कला के आनंद के जो 3 प्रकार हैं उनके बारे में जाना और उन्हीं के अनुसार बताए हुए कलाकारों के 3 वर्गों के बारे में हमने जाना। और अब हम अंत में उनके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातों की व्याख्या करी और इतना इनिशिएटिव लिया इन चीज़ों को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी जहाँ किसी बात की तारीफ होती है तो उसकी आलोचना भी होती है। तो प्लेटो की भी बहुत सारी बातों पे, बहुत सारे मुद्दों पर उनकी आलोचना हुई, जिसकी चर्चा अब हम यहाँ करेंगे। प्लेटो की आलोचना करने के लिए बहुत सारे उस समय विद्वान लोग थे, दार्शनिक लोग थे, जिन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। उनके स्वयं उनके शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने भी बहुत सारी बातें, जबकि प्लेटो उनके गुरु रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मुद्दों पे आप उनसे असहमत थे। यहाँ हम बात करते हैं तो चलिए हम पहली मुद्दा जो है वो हम जानते हैं। प्लेटो ने कला में नैतिकता की अनिवार्यता को माना। कलाकारों का मानना है कि यदि कला में नैतिकता को अधिक आग्रह रहेगा या उसको ज़्यादा मान दिया जाएगा तो कला के लिए बंधन हो जाएगा और उसका विकास नहीं होगा, अवरुद्ध हो जाएगा उसका विकास। तो ये बात तो सही है। जैसा कलाकार ने सोचा कि अगर हम हमेशा नैतिकता ही, सत्यता ही अगर हम कला में दिखाते रहेंगे तो एक बंदिश सी कलाकार के लिए एक बंदिश हो जाएगी और वो उन्मुक्त होकर कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो पहली आलोचना का आधार था उनका कि नैतिकता का अनिवार्य होना कला में। दूसरी बात थी, प्लेटो ने इंद्रिय संवेगों को कला में स्थान नहीं दिया, किंतु कला में संवेग भी आवश्यक होते हैं, दुखद हो या सुखद। ये बात भी सही है कि जहाँ उन्होंने कहा कि इंद्रिय संवेगों को दुख, सुख, उदासीनता, क्रूरता, दया, इन सब का जो समावेश हम कला में अपनी कलाकारी के साथ दर्शाते हैं, उसके बिना कोई कलाकृति कैसे बनेगी? बिना संवेग के कैसे हम आकारों में जान डालेंगे? कलाकारों का ये आलोचना करना उनके लिए बहुत सही था, क्योंकि दुखद और सुखद भाव के बिना कोई भी चीज़ हमें आकर्षित नहीं करेगी। जब तक उसमें कोई भाव नहीं होगा तब तक दर्शक को वो आकृति या वो रूप लुभाएगा नहीं, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। तो ये भी एक कारण था प्लेटो का आलोचना का। दूसरा कारण था, प्लेटो ने कला को अनुकृति माना। कला किसी न किसी भी प्रकार सांसारिक वस्तुओं से प्रभावित होती है, परंतु वह अनुकरण नहीं है, अपितु एक मौलिक सृजन है। इसमें कल्पना और कलाकार का आत्मतत्व व संभावनाएं भी होती हैं। आगे चलकर कलाकारों ने इसलिए उनकी इस बात पर भी आलोचना करी क्योंकि उन्होंने कहा कि कला जो है एक अनुकृति मात्र है, सिर्फ प्रतिबिंब है, सिर्फ क्या करता है, कॉपी करता है कलाकार। उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन कलाकार सिर्फ, जो उनकी आलोचना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई कलाकार सिर्फ अनुकृति ही नहीं करता है, वो उसके साथ जो उसके प्रभाव में आते हैं उसके संवेग उनको भी डालता है। अनुकरण तो करता ही है, लेकिन जो वो अनुकरण के साथ उस चित्र में अपनी कल्पना को भी डालता है, अपनी संभावना, उसमें और संभावनाओं को भी डालता है, अपने भावों को भी डालता है। तो वो अनुकृति कैसे हुई? उसमें उसका खुद का अपना अंश भी तो है। तो इस बात को लेके उन सब लोगों ने इस विषय पर कि कला
अनुकृति मात्र है, इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कलाकार इसके अलावा अपनी कल्पना और आत्म तत्व की संभावनाएं भी उसमें डालता है। अगली एक जो मुद्दा था जिस पे उनका आलोचना हुआ वो यह था कि प्लेटो कला को अनुकृति मानते हैं, जबकि कला नकल नहीं है, सृजन या निर्माण या पुनर्निर्माण है। प्लेटो के बाद अरस्तु ने भी यही कहा था कि कला अनुकृति नहीं, वो पुनरअंकन है। कला कृति क्या है? पुनरअंकन है। किसी भी वस्तु का पुनरअंकन करना कलाकृति, अनुकृति नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ ये बात हो रही कि जबकि कला उन्होंने कहा कि नकल नहीं है, पुनः सृजन है, निर्माण है, पुनः निर्माण है। यदि कला यथार्थ की नकल होती तो इतने सारे आविष्कार नहीं हो पाते, इतनी सारी जो संभावनाएं कलाकार अपना कलाकृति में दिखाता है वो कभी भी नजर नहीं आती। एक और बात जो थी प्लेटो की आलोचना की वो थी कि प्लेटो का जो सौंदर्य शास्त्र था वो तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स से प्रभावित है और नीति पर अधिक बल देता है। कला के प्रति जो प्लेटो का ये दृष्टिकोण था वो सुखवादी नीति मूलक था, जो बहुत सारे विद्वानों को कहीं ना कहीं असहमत होने के लिए बाध्य करता था। तो अब यही हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुत सारी संभावनाओं को लेकर प्लेटो ने कला की व्याख्या करी, सौंदर्य की व्याख्या करी, लेकिन उसको उस संभावनाओं को पूर्ण नहीं मानते हुए अपने पक्ष को और कलाकारों ने भी रखा और उनके जो अनुकृति का सिद्धांत था उसको लेकर भी लोगों ने अपनी आगे मत दिए। आगे की चर्चा में हम बात करेंगे अरस्तु की। अरस्तु इनकी बातों से कितने सहमत थे और कितने असहमत थे, अगले क्लास में हम आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।